नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी एग्जामिनेशन 25 नवंबर का की डेट पर सेकंड शिफ्ट जो हुआ था 12:30 से 1:30 बजे वाला, उसके सारे क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये हमारा पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है और ये बेसिकली इसे हम लोग ये कह सकते हैं एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ देखिए यूपी टीयू का संबंध हमें बताना है ओ जे एन के से। तो फटाफट देखिएगा, यू और ओ इनके बीच आपको अल्फाबेटिकल गैप इनका पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो यू को ओ बनाने के लिए यू से 6 लेटर माइनस करना पड़ेगा, 6 लेटर पीछे आना होगा। पी से 6 लेटर पीछे आने पर जे होता है, टी से भी 6 लेटर पीछे जाने पर एन, और क्यू से 6 लेटर पीछे जाने पर के। सभी से 6-6 लेटर पीछे आना है। तो यहां जो हमें नेक्स्ट मिला है वो है NIMJ। तो इससे भी 6 लेटर पीछे, एन से 6 लेटर पीछे जाने पर एच, आई से 6 लेटर पीछे जाएंगे सी, एम से 6 लेटर पीछे जाएंगे जी, और जे से 6 लेटर पीछे जाएंगे डी। यानी हमारा आंसर होगा HCGD, जो कि है चौथा ऑप्शन। तो ये आंसर ऑप्शन 4 होगा। सेकंड देखिए, अगेन एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन। k प्लस 2 करने पर m बनेगा, b माइनस 2 करेंगे तो 2 लेटर पीछे आने पर z आएगा, w प्लस 3z और j माइनस 3g। तो +2 - 2 +3 - 3, और हमें जो मिला है ये वर्ड स्टिक्स, इसके साथ भी यही करना होगा। s + 2u होगा और t से 2 लेटर पीछे जाएंगे r होगा। u r का केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आगे चेक करने की कोई जरूरत है नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन 2 होगा। यानी कई क्वेश्चंस ऐसे थे ना जो सेकंडों में हो जाते, मतलब 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा वक्त है। पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन करने में आपको 15 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगता। अगर इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर भी अगर हम बात करें तो यहाँ कॉमन लेटर कॉमन कोड का रूल चलता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आपको इन दो वर्ड में कॉमन क्या क्या दिख रहा है। देखो, ए कॉमन है, आर कॉमन है, जी कॉमन है और टी कॉमन है। अगर ये 4 लेटर कॉमन है तो कोड के नंबर भी 4 कॉमन होंगे। देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है, 7 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो अब देखो O का कोड पूछा जाएगा तो हम T1 कर सकते हैं, और यहाँ F का कोड अगर हमें पूछा जाएगा तो हम 3 कर सकते हैं। देखिए आपको इनमें से किसी एक का ही कोड पूछा गया है F का, तो हमारा आंसर होगा 3। F का कोड क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ रूल लगता है कॉमन लेटर कॉमन कोड। अच्छा, अब देखो इस पर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब कुछ अल्फाबेटिकल ऑपरेशन करने बोला गया है। आइए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। इसे बोलते हैं वर्ड अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन। बोला गया यदि शब्द टाइपिंग के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और इस प्रकार से बने अक्षरों के नए समूह को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाए तो अक्षरों के नए पुनर्व्यवस्थित समूह में दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा। तो बेसिकली दिमाग में रखना, बोला क्या गया है, दो काम करने बोला गया है। एक बोला गया है कि इन सारे लेटर को ठीक पहले वाले लेटर से बदल लो और अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो, और अल्फाबेटिकली अरेंज करने के बाद दाईं ओर से पहला क्या है। अब बच्चे सारा ये काम करने लगेंगे, लेकिन दिमाग में रखना जब हम अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो इनमें से इसी वर्ड को अगर हम अल्फाबेटिकली अरेंज कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब इसको हम अगर अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो देखो सबसे पहले आ जाएगा लेटर जी, फिर आ जाएगा आई, फिर आ जाएगा एन, फिर आ जाएगा पी, टी, वाई। और हमें पता है सभी को ठीक पहले वाले लेटर से रिप्लेस करना है। हम सभी को नहीं करेंगे, हम देखेंगे दाईं ओर से पहला अक्षर। दाईं ओर से पहला अक्षर कौन है? वाई। केवल वाई को इसके ठीक पहले वाले लेटर से रिप्लेस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमें सारे लेटर को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं थी। अब अगर आप चाहते तो ये काम भी इतना नहीं करते। आपको दिमाग में रखना ये था कि जब हम इसे अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो राइट साइड का पहला लेटर अल्फाबेटिकल लास्ट लेटर होता, और इन सभी में अल्फाबेटिकल लास्ट लेटर वाई था, और वाई को प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर देते, आपका आंसर यहीं से बन जाता। थोड़ा सा इसीलिए बोला जाता तैयारी, तैयारी आपकी कितनी बेहतर है इससे डिसाइड होता है कि आप क्वेश्चन को कितनी जल्दी हल कर सकते थे। अगर किसी ने यह सोचा होता कि भाई अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो आखिरी लेटर जो है वो वाई आएगा, इन सभी में से अल्फाबेटिकल लास्ट वाई था, तो केवल वाई का प्रीवियस लेटर एक्स कर देते तो हमारा काम ये 5 सेकंड के अंदर हो जाता। ठीक है, यही होता है बेटा एग्जाम में।
हम जिस क्वेश्चन में 20, 30, 40 सेकंड लगाते हैं वो बेसिकली 5-10 सेकंड का होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगेन ऑड वन आउट है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेटर्स के बीच का गैप देखेंगे। देखो W को U बनाने के लिए 2 माइनस करेंगे, R को भी P बनाने के लिए 2 माइनस, M को L बनाने के लिए -1, S को हम H अगर हम देख रहे हैं तो ये रिवर्स लेटर दिख रहा है, ठीक है, ये रिवर्स लेटर दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, I को G बनाने के लिए -2, D को भी B बना रहे हैं -2, Q को O बना रहे हैं -2, L को J बना रहे हैं -2। देखो बाकी सभी जगह -2 चल रहा है, यहां वो सेट नहीं हो रहा है, यानी हमारे लिए ऑड हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा मैं ये ऑप्शन यहां नीचे लिख दे रहा हूं, चौथा ऑप्शन ये एक दूसरे के ऊपर आ गया है, 133 है शायद। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, साइन को चेंज करना। तो प्लस का अर्थ है माइनस, तो जहां प्लस है वहां माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, जहां माइनस है वहां मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस। तो हमें केवल इसको कैलकुलेट करना है। तो 62 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 124 प्लस 7, और 14 को 7 से भाग करेंगे 2 माइनस 2। तो 124 और 7 131, 131 से 2 कम करेंगे, हमारा आंसर आएगा 129। तो यहां इसका आंसर है 129। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फाबेटिकल सीरीज। यहां पर भी हमें लेटर्स के बीच का गैप, काम जल्दी करना है तो सारे लेटर की नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। जैसे आप देखो वाई तो दिमाग में रहना चाहिए नंबर 25, ये दिमाग में खुद ब खुद आ जाना चाहिए। अगर वो आ जाएगा तो उनके बीच का गैप ढूंढना आसान है। देखो y -2 करेंगे W, W -2 करेंगे U, U -2 करेंगे S, तो S से भी 2 लेटर माइनस करेंगे Q, तो पहला लेटर Q होगा। U से भी देखोगे तो 2 लेटर, अगेन U से भी 2 माइनस करेंगे S, S -2 Q, Q -2 O, तो O -2 M, सेकेंड लेटर M आना चाहिए। सेकेंड लेटर M केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड, तो हमारा यहां भी आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाँ ये भी वही करना है लेकिन ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, देन हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स विल बी प्रेजेंट इन द न्यू ग्रुप। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बच्चे क्या क्या चीजें दिमाग में रखना है। बोला यह गया, इफ ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट, हर एक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। आपको गिनना है कि इसमें कितने स्वर होंगे या कितने व्यंजन होंगे, तो ध्यान में रखना है, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। अब देखो करने का प्रोसेस तो यही है कि आप चाहो तो आप पहले लिख लो भैया मास्टर, ठीक है, और मास्टर के बाद बोला गया है व्यंजन को किससे बदलना, पहले वाले से। तो M के पहले L आएगा, S के पहले R आएगा, T के पहले S आएगा, R के पहले Q आएगा, और जो स्वर है उनको अगले लेटर से बदलेंगे तो A के बाद B आता है और E के बाद F आता है। और उसके बाद आप गिनना शुरू करेंगे कि ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं इसमें, यानी व्यंजन कितने हैं। तो बेटा सारे के सारे ये व्यंजन है, यानी हमारा आंसर 6 हो जाता। प्रोसेस तो ये है, लेकिन मेरी कुछ बातों को ध्यान में रखिएगा। स्वर के चाहे एक लेटर आगे जाए या एक लेटर पीछे जाए तो वो व्यंजन में ही कन्वर्ट होगा, यानी स्वर को तो कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं, सारे स्वर बदल जाएंगे व्यंजन में, ये दिमाग में रखिएगा, चाहे हम उसको अगले लेटर से बदल रहे हैं या पिछले लेटर से बदल रहे हैं। ठीक है, अब दिमाग में ये रखिए व्यंजनों को क्या बोला गया है, व्यंजनों को ठीक पहले वाले लेटर। तो अब दिमाग में ये रखो कि कौन से व्यंजन ठीक पहले वाले लेटर में आए तो वो स्वर में बदल जाएं, यानी स्वर के ठीक बाद वाले लेटर। बी, ई का अगला होता है एफ, ठीक है, क्लियर, आई का अगला जे, ओ का अगला पी, और यू का अगला बी। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि बोला गया है व्यंजनों को ठीक पहले वाले से बदलना है। तो अगर व्यंजन बी है तो ठीक पहले वाला स्वर हो जाएगा, और इनके अलावा ये स्वर में बदलेंगे ही नहीं। मतलब कहने का ये है कि अगर ये सारे लेटर हैं वर्ड में तब तो वो स्वर में बदल जाएंगे, वो व्यंजन नहीं रहेंगे। इनके अलावा कोई और लेटर होगा तो वो सारे के सारे जो है ना वो व्यंजन में ही बदलेंगे, वो स्वर में नहीं बदलेंगे। तो कुछ बातों को दिमाग में रखना होता है। ये सारे लेटर जो हमारे वॉवेल्स के बाद वाले नेक्स्ट लेटर है, तो वॉवेल्स के जो भी नेक्स्ट लेटर है अगर ये हमारे वर्ड में कहीं दिख रहा है
तब वो वॉवेल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रीसीडिंग लेटर पर जाएंगे तो, अदरवाइज नहीं होगा। हमें बी एफ जे पी वी हमारे वर्ड में कहीं नहीं दिख रहा था, यानी कुछ नहीं करना था हमें, हम डायरेक्ट 6 आंसर कर देते। कोई भी लेटर वॉवेल में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर कोई भी लेटर वॉवेल में कन्वर्ट नहीं हुआ मतलब सारे के सारे कॉन्सोनेंट थे। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं सिलॉक्स का। बोला गया सभी नींबू आलू है, यानी ऑल लेमन्स आर पोटैटोज। तो ऑल लेमन्स आर पोटैटोज ये बना दिया, और कुछ नींबू पपीते हैं, यानी सम लेमन्स आर पपायास, तो ये पपाया कर दिया। सॉरी, ठीक है। अब जरा देखो पहला कंक्लूजन क्या है, कुछ आलू पपीते हैं, सम पोटैटोज आर पपायास, बिल्कुल है, ये पार्ट कॉमन है, पहला सही है। सभी पपीते आलू है, यानी ऑल पोटैटो ऑल पपायाज आर पोटैटो, नहीं, ऑल तो नहीं है, कुछ है, यानी केवल एक निष्कर्ष सही है। तो हमारा आंसर यही होगा कि केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुसार है, ऑप्शन सेकंड। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखे थे, अगर आपको याद हो तो वही यहां लगा देना है बेटा, कुछ नहीं करना, NESW, और इसी पर सारे डेटा को पुट कीजिए, और देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसा कि हमें पता है कि इस वैल्यू में राइट टर्न लेने के लिए हम राइट की ओर वाले राइट साइड बढ़ जाएंगे, जब भी लेफ्ट टर्न लेना होगा तो हम लेफ्ट साइड आ जाएंगे। जैसे देखो यहां बोला क्या जा रहा है, नलिन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट वाई एंड वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 8 किलोमीटर किधर चला, उत्तर, तो उत्तर के नीचे 8 लिख दीजिए। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 23 किलोमीटर चला, तो यहां से दाईं ओर आ जाइए, यानी पूर्व की ओर, और 23 लिख लीजिए। फिर दाईं ओर मुड़ा और 29 चला, तो यहां से भी दाईं ओर आ गए और 29 लिख लिया। और बोला गया फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है, ठीक है, हम यहां से बाएं आ गए और 14 आ गए। और अंत में देखिए फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 21 चला, तो हम इसके बाएं आ गए, 21 आ गए। अब हमें पता है नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं और अपोजिट वैल्यूज कटते हैं, तो देखो 21 और 8 29 नॉर्थ का और 29 साउथ का, ये आपस में कट गया। अब जो भी बचा है वो ईस्ट का बचा है, कितना बचा है, तो 37 बचा है ईस्ट का। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो कहां खड़ा है, स्टार्टिंग से अब वो खड़ा है 37 ईस्ट में, 37 किलोमीटर ईस्ट में। लेकिन सवाल क्या पूछा है कि उसे दोबारा आरंभिक बिंदु पर पहुंचने के लिए उसे कितना दूर जाना है ना, ठीक है, विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव टू रीच द पॉइंट अगेन। बेसिकली ये पॉइंट ना स्टार्टिंग पॉइंट, अब यहां से उसे स्टार्टिंग जाना, दिमाग में रखना स्टार्टिंग वाले पॉइंट से पूर्व में है, लेकिन यहां इस बिंदु से स्टार्टिंग यानी उल्टा जाना होगा, यानी हमारा उत्तर जो होगा वो उत्तर होगा 37 वेस्ट। स्टार्टिंग से वो 37 ईस्ट में खड़ा है, लेकिन उसे वापस स्टार्टिंग में आना है, तो 37 वेस्ट की ओर आएगा, यानी हमारा आंसर होगा 37 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 37 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ठीक है, आइए देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट है। बोला गया है कितने 7 पर्सन है, ABCDEFG, और वो खड़े हैं 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है, sitting in a row facing north. Only 5 persons are sitting between C and D. C और D के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे, मतलब C से छठे स्थान पर D होगा। अगर ऐसा है ना तो देखो बेटा C या D ये दोनों छोर पर ही आएंगे, तभी इनके बीच 5 व्यक्ति हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है दोनों में से बाएं छोर पर कौन है, दाहिने छोर पर कौन है, इसलिए C D की 2 संभावनाएं हो सकती हैं। अब बोला गया B is sitting third from the right end, दाएं से तीसरे छोर पर, दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बी है, तो दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां हमने रख दिया बी को, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला गया, जी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के ठीक दाएं जी आना चाहिए। इसका मतलब सी को हम दाएं छोर पर नहीं रख सकते, क्योंकि इसके ठीक दाएं सीट ही नहीं है, तो इसका अर्थ ये हो गया सी बाईं छोर पर आ गया, और सी के ठीक दाएं जी, और अगर सी के ठीक दाएं जी तो दूसरी छोर पर तो बेटा डी आएगा, सी और डी दोनों छोर पर थे। E is sitting third to the right of A, ए के दाईं ओर तीसरी सीट पर ए, तो ए और ई भी आ गए हमारे, ठीक है। अब बचा कौन, तो एफ, तो बेटा एफ यहां आ गया, और पूछा गया हाउ मेनी पर्संस आर सिटिंग बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो जी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फोर्थ 1। चलो देखो ये एनालॉजी के प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में कई पूछे गए हैं, ठीक है।
कई क्वेश्चंस आपको एनालॉजी के इस प्रकार के दिख गए हैं बेटा, इसको हम कैसे डील करें, किस तरीके से काम करें, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक, अब यहां अगर हम लोग बात करें तो देखो कभी कभी हमें ऑप्शंस की मदद लेकर काम करना होता है। जैसे देखो पहला ऑप्शन 164 और यहाँ 92 बोल रहा है। अगर हम 164 और 92 रखते हैं तो क्या होगा, 164 को हमें 128 से रिलेट करना है। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, 164 का 2 गुना करें तो ये हो जाएगा बेटा 328, और हमें इसको 128 बनाना है तो बेटा इसमें से 200 कम कर लेंगे तो 128 हो जाएगा। यानी पहली संख्या का 2 गुना और उसमें से 200 घटाने पर दूसरी संख्या बन रही है। क्या यही 146 के साथ भी कर सकते हैं? तो 146 का 2 गुना करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा 292, और 292 से 200 घटाइए तो क्या ये 92 बन रहा है? हाँ यानी 92 बन रहा है। इसका मतलब इंटू 2 माइनस 200 हो रहा है, और दोनों में सेटिस्फाई हो चुका है, तो हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो हमें रिलेट करके देखना पड़ेगा कभी कभी। दूसरा तरीका क्या होता है, हम नंबर्स को देखते हैं क्या ये नंबर स्क्वायर या क्यूब इसके आसपास की संख्या है या नहीं, और वहां से भी हम लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ऑड वन आउट का फिर से एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, a+2c और d+3g। तो पहले में 2 ऐड, दूसरे में 3 ऐड, q+2s और v+2x, दो ऐड हो रहा है, k+2m p+2r, यहां भी दो ऐड हो रहा है, b+2d d+2g, बाकी सभी में दो ऐड हो रहा है, लेकिन a वाले में d से g जा रहे हैं, वहां 3 ऐड हो रहा है, यानी ये डिफरेंट है। तो हमारा आंसर यही होगा, ये भिन्न है बाकियों से, है ना। भिन्न को पहचानिए, ऑड वन आउट भी कहते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन सिलॉक्स का, यानी दो क्वेश्चन हर सेट में आ रहे हैं सिलॉक्स के, ध्यान रखिएगा। कुछ जिराफ गैंडे हैं, सम जिराफ्स आर राइनोसोरस, तो हमने जिराफ और राइनोसोरस यहां बना दिया, ठीक है। फिर बोला गया सभी गैंडे बाघ हैं, ऑल राइनोसोरस आर टाइगर, तो राइनोसोरस में टाइगर लगा दिया। कुछ बाघ जिराफ हैं, बिल्कुल हैं, कुछ बाघ जिराफ हैं। सभी बाघ गैंडे हैं, नहीं सभी तो नहीं है, यानी इसमें केवल पहला सही है, तो हमारा आंसर भी ऑप्शन सेकंड होगा, केवल निष्कर्ष एक सही है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, बॉक्स बेस्ड पजल। अगर आपने एनटीपीसी वाले बैच को ज्वाइन किया था, जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर का वाईसीटी वाला बैच लिया था, यूथ कंपटीशन वाला, वो अगर बैच को ज्वाइन किया था तो हमने इस तरह के काफी क्वेश्चंस किए थे, जिसमें हमने देखा था इसको अप्रोच करने का तरीका क्या होता है। तो आइए देखिए क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि 7 बक्से ABCDEF और G एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो। F शीर्ष से तीसरे स्थान पर रखा गया, शीर्ष से, शीर्ष मतलब ऊपर से, है ना। तो F शीर्ष से तीसरा है, F को रख दिया। आगे देखिए बोला गया B और G के बीच केवल 2 बक्से रखे गए, यानी B से 2 बक्सों के बाद G आएगा, यानी B से तीसरा G आएगा। अभी हमें ये नहीं पता दोनों में से ऊपर कौन आएगा नीचे कौन आएगा। जब ऊपर नीचे का पता नहीं होता हम एरो का निशान नहीं लगाते, दोनों में से कोई एक ऊपर आ सकता है, दूसरा नीचे आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्या बोला गया। तो बोला गया D को G के ठीक ऊपर रखा गया है, तो G के ठीक ऊपर D है। अगर G के ठीक ऊपर D है तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि भैया G के ठीक ऊपर पहले स्थान पर D और G से तीसरा है B। अभी ये नहीं पता कि B और G में से ऊपर कौन नीचे कौन, यहां एरो नहीं लगाया। आगे देखिए क्या बोला गया, E और A के बीच केवल 3 बक्से रखे गए। तो E और A के बीच यदि 3 बक्से रखे गए, बक्से यदि 3 है तो स्थान 1 बढ़ जाता है, यानी E से चौथे स्थान पर A आ जाएगा। ये सारे कंसेप्ट हमने पढ़े थे कि जब बीच में 3 होते हैं तो स्थान चौथा हो जाता है, बीच में 2 होते हैं तो आपस में स्थान तीसरा हो जाता है। ये सारी बातें हमने पढ़ी हैं बेटा। आइए देखिए D को F के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। F के नीचे किसी एक स्थान पर कौन है? D, यानी इनमें से कहीं D आ रहा है बेटा, और D के नीचे G को भी आना है। अब देखो अगर हम D को यहां रख देंगे 5वें स्थान पर, तो D के नीचे G, लेकिन G से तीसरा B नहीं हो सकता, तो नीचे तो आ रहा है लेकिन D बेटा 5वें स्थान पर नहीं आ सकता, ठीक है, क्लियर है। अब D को 7वें पर नहीं रख सकते क्योंकि D के नीचे G आना है, तो D के लिए 2 ही स्थान बच रहे, या तो D चौथा हो या छठा हो। तो इन दोनों केसेस को हमें देखना पड़ेगा। अगर हम D को चौथा रखेंगे तो D के ठीक नीचे G आ जाएगा, और G से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा B आ जाएगा। लेकिन अब देखो क्या E से चौथा A आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसका अर्थ तो ये है कि D को आप चौथे स्थान पर नहीं रख सकते,
क्योंकि उससे चौथे स्थान पर क्या आना है बेटा, ई से चौथा ए भी आना है। इसका मतलब अब जी डी निश्चित तौर पर छठे पर होगा, जिसके नीचे जी, और इससे पहला दूसरा तीसरे स्थान पर बी। ठीक है, अब बचा क्या, ई और ए। तो बोला गया ई से चौथा ए, मतलब ई और ए में से किसी एक को यहां रखे और पहला दूसरा तीसरा चौथा, देखो आ जा रहा है ना, ई से, ई और ए में से दूसरा यहां आ जाएगा। इनमें से देखो एक बचा है सी, तो सी यहां आ जाएगा। अब देखो आगे बोला गया सी को शीर्षतम स्थान पर नहीं रखा गया, सबसे ऊपर ई नहीं है, सबसे ऊपर ई नहीं है मतलब सबसे ऊपर ए है, और ए अगर सबसे ऊपर होगा तो ई बेटा यहां होगा। और आपसे सवाल क्या पूछा गया, कौन सा बक्सा शीर्ष से चौथे स्थान पर रखा गया, तो शीर्ष से चौथा कौन है बेटा, बी है, हमारा आंसर होगा बी, यानी ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एक एनालॉजी का क्वेश्चन अक्सर आता है ऐसे। अब देखो 8 और 24 का संबंध, 24y, तो 18 और 24 का आपस में क्या संबंध है, देखो हम कह सकते हैं क्या, देखो ये 6 गुना 3 18 और ये 6 गुना 4 24, मतलब ये दोनों नंबर 3:4 में है, 3:4 में है। अच्छा इन दोनों को देखो तो मतलब ये 3 होना चाहिए, तो ये 8 गुना 3 24, तो बेटा अगला 4 के रेशियो में होना चाहिए, यानी 8 गुना 4, यानी यहां आने वाली संख्या 32 होनी चाहिए। हमारा आंसर क्या होगा, 32 होगा, 32। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, लेटर की सीरीज B+1 C, C+1 D, D+1 E, E+1 F, E F G H I, G H I J K, तो F I K हमारा आंसर है, आंसर इज ऑप्शन 2। कितनी ही देर का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत क्वेश्चन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सा है, ऐसा कुछ भी नहीं, बड़ा आसान सा है। अगर आप ये देखें, बोला गया 7 जने हैं और वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, हमें पता है कि अगर 7 जने और वृत्त है तो हमें वृत्त बनाने की आवश्यकता होती नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा हम इसे लाइन पर ही पुट कर सकते हैं। लाइन पर पुट करने का फायदा यह मिलता है कि जो हमारा लेफ्ट राइट है वो सर्कल का भी लेफ्ट राइट हो जाता है, दिक्कत नहीं होगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि चूंकि ये सर्कल एक साइक्लिक फिगर होता है, चक्रीय मतलब पूरा क्लोज फिगर होता है, तो इसका कोई एंड नहीं होता, मतलब अगर हमें इसके आगे जाना होगा दाईं ओर ना, तो हम यहां आ जाएंगे साइक्लिक, और इसके बाएं जाना होगा तो हम यहां आ जाएंगे, बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है और कुछ नहीं। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ V, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड L, तो V के दाईं ओर अगर बढ़े तो V और L के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो मतलब अगर हम V को कहीं भी रख लें और इसके दाईं ओर एक व्यक्ति के बाद L को रख लीजिए, ठीक है, तो V और L के बीच एक व्यक्ति हो गया। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन L एंड X, L और X के बीच भी एक व्यक्ति है। अब देखो L के लेफ्ट में एक व्यक्ति के बाद X नहीं आ सकता, लेकिन राइट में एक व्यक्ति के बाद X आ सकता है, तो X भी आ गया बेटा। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड Z, V और Z के बीच भी एक व्यक्ति आना चाहिए, तो राइट में देखो एक व्यक्ति के बाद Z नहीं आ सकता था, लेकिन लेफ्ट में एक व्यक्ति के बाद Z आ सकता था। ओनली टू पर्सन सिट बिटवीन R एंड X, R और X के बीच दो व्यक्ति, मतलब R जो है वो X से तीसरा होगा। अब X के राइट में देखिए पहला दूसरा तीसरा तो V है, इधर नहीं हो सकता, तो बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा यहां आ जाएगा बच्चों R, तो X से तीसरा R हो गया। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन P एंड Z, P और Z के बीच केवल एक व्यक्ति, यानी Z यहां, इसको छोड़कर राइट में तो P नहीं आ सकता, लेकिन Z के लेफ्ट में X और इसके बाद P को रख दे तो देखो P और Z के बीच X आ जाएगा, ये दिमाग में रखना। अब देखो इनमें से बचा कौन, तो L आ गया है, P आ गया है, R आ गया है, V आ गया है, X Z आ गया, बचा Y है, तो बेटा Y को रख लेंगे। और आपसे देखो सवाल क्या पूछा गया है, हु सिट्स इमीडिएट राइट एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Y रेस्पेक्टिवली, Y के दाईं ओर और Y के बाईं ओर, तो Y के दाईं ओर V और बाईं ओर Z, तो V एंड Z हमारा आंसर होगा, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आपके पेपर में कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आइए ये एक एनालिटिकल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्रिटिकल रीजनिंग का सेगमेंट है, इसे जरा पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहां एक स्टेटमेंट दिया गया, कथन बोला गया, रेलवे प्राधिकारियों ने 19 अक्टूबर 2023 से 5 जनवरी 2024 तक शहर ए से शहर बी तक मंगलवार और शुक्रवार को 2 अवकाश विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है, ठीक है। अब रेलवे अथॉरिटीज हैव डिसाइडेड टू रन 2 holiday special trains on Tuesday and Friday from city A to city B from October 2023 to January 5, 2024। अब मेरी बात को सुनिएगा जरा,
इन्होंने एक टाइम पीरियड दिया है और स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, तो और उस स्पेशल ट्रेन का नाम इन्होंने दिया हॉलीडे स्पेशल, अवकाश स्पेशल। यही तो बोला गया ना, अवकाश विशेष रेलगाड़ी चला रहे हैं, और वो भी एक टाइम पीरियड के बीच 19 अक्टूबर से 5 जनवरी। तो ऐसा क्यों कर रहे होंगे रेलवे के अधिकारी, ये जरा सोचने वाली बात है। तो जाहिर सी बात है कि ये दो ऐसे टाइम पीरियड होंगे जिनके बीच लोग जो हैं वो सिटी ए से सिटी बी की यात्रा काफी ज्यादा करते होंगे, तभी तो स्पेशल ट्रेन बना रहे हैं। जैसे अगर आप लोग देखे होंगे, अगर खासकर आप लोग अगर ईस्टर्न यूपी बिहार झारखंड साइड के होंगे, तो छठ के टाइम पर दिल्ली से स्पेशल ट्रेन चलती है, मुंबई से स्पेशल ट्रेन चलती है। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में छठ का पर्व बहुत जो है व्यापक रूप में मनाया जाता है, और यहाँ पर लोग जो है वो अपने अपने शहरों से वापस अपने घर यानी गांव की ओर जाते हैं, तो उस वक्त लोगों की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ जाने की वजह से इस तरह के स्पेशल ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता होगा, ये दिमाग में रखना है। अब देखिए यहां क्या बोला गया, कारण क्या है, बोला गया शहर ए से शहर सी तक की उड़ानें क्षमता के अनुसार बुक की गई हैं, क्षमता के अनुसार बुक हो गई हैं, और एयरलाइंस अगस्त 2023 से शहर ए और शहर सी के बीच संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ाने की योजना कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कितनी छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। देखो दो कारण है, दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। कथन ने बताया है, दो शहरों की बात की है, और उन शहरों के नाम है, शहर ए और बी के बीच के बारे में जानकारी दी। यहां सी कहां से आ गया? सी को लेकर तो कथन कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो हम सी को लेकर क्या अनुमान लगा सकते हैं जब सी की जानकारी नहीं दी गई है। और यहां देखो पहले स्टेटमेंट में सी की बात हो रही है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ये एक ऐसे शहर की बात कर रहा है जिस कारण में ऐसे शहर की बात हो रही है जो कथन में है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब आइए दूसरा देखते, दूसरा क्या है। शहर बी के अनेक प्रवासी जो शहर ए में कार्य करते हैं, त्योहारों के लिए अक्टूबर से जनवरी तक रेलगाड़ियों द्वारा वापस शहर बी की यात्रा करते हैं। यही तो बात हुआ था, जैसे छठ में ज्यादातर लोग बिहार की यात्रा करते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं ये एक कारण जरूर हो सकता है। ठीक है, और मौजूदा रेलगाड़ियां यात्री मांग की इस वृद्धि को पूरा नहीं कर सकती है। एक्स्ट्रा ट्रेन तभी लगाया जाता है जब रेगुलर ट्रेन से ज्यादा क्या हो जाए, पब्लिक जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। यानी इसमें केवल दो सही नजर आ रहा है, पहले की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इसमें ना एक गलती हो गया है, वो गलती मैं ठीक कर दे रहा हूं। यहां एक और बढ़ा लीजिएगा, ऊपर भी वन है नीचे भी वन है, ऐसा नहीं होगा, एक वन होगा तो एक टू होगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन देखिए एनालॉजी, इस टाइप की एनालॉजी का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अब देखो जैसे ही हमें नंबर दिख रहा है 125, 125 को देखते वक्त स्क्वायर क्यूब का लॉजिक पहले दिमाग में रखना। 125 5 की क्यूब है, तो अगर ये वाली संख्या 5 की क्यूब दिख रही है तो कहीं ना कहीं y भी एक परफेक्ट क्यूब वैल्यू होनी चाहिए। आप देखिए कहीं भी कोई परफेक्ट क्यूब वैल्यू नहीं है, मतलब क्यूब का लॉजिक तो नहीं लगा। अब अगर क्यूब का लॉजिक नहीं लगा तो अब हम देखेंगे क्या 125 किसी नंबर के स्क्वायर के आसपास की संख्या है, तो जी बिल्कुल 121 जो है वो 11 का स्क्वायर प्लस 4 दिख रहा है, 11 का स्क्वायर प्लस 4। अब देखो हमें 11 तो नजर आ रहा है, यानी अगर हम x को 11 ले तो अगली संख्या 11 का स्क्वायर प्लस 4 है। उस हिसाब से देखिए ये नंबर 13 है तो ये 13 का स्क्वायर प्लस 4 होना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 4 जोड़ने पर 173 हो जाएगा। यानी x को अगर हम 11 ले तो y का मान 173 आना चाहिए। x 11 और y देखिए 173, ये ऑप्शन सेकंड में हमें नजर आ रहा है। हमारा आंसर यही होगा 11 और 173। हाँ, एक ये क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कौन सी दो संख्या, ये पिछले शिफ्ट में भी देखा गया था, कौन सी दो संख्या को आपस में बदल दे कि ये कैलकुलेशन जो है ये बैलेंस हो जाए। अब देखिए यहां पर कुछ चीजों का हम ध्यान रखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कहाँ डिवीजन जहां लगा है क्या वहां से नंबर होल आ जा रहा है ना, तो मतलब इनको अभी बदल कर कोई फायदा तो नहीं, यानी 95 और 5 को घटक कर दे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, किनको हम आपस में बदले, देखो 13 और 17 को बदल दें
तो 17 और 19 हो जाएंगे, ये नंबर थोड़ा अजीब सा बन जाएगा क्योंकि इनको 2 से गुना भी करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, होल नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम 19 और 17 को बदल दें तो देखो यहाँ 17 आ जाएगा और यहाँ बेटा 19 आ जाएगा। 17 और 13 हो जाएंगे 30, 30 गुना 2 हो जाएगा 60। तो ये नंबर बन जाएगा 60। 60 में से 19 घटा रहे हैं और प्लस में भी 19 आ गया। अब पहले वाले को देख लो, 72 माइनस 56, तो 72 माइनस 56 प्लस 60 माइनस 19 प्लस 19 तो कट ही गया। 56 काटोगे तो प्लस का 4 आएगा ये, तो 72 प्लस 4 कर देंगे 76 आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा जी। तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा 17 और 19 को बदल दे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। अब बताओ, क्या इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस कराए थे और मैंने आप लोगों को करने का सबसे आसान शॉर्ट ट्रिक बताया था, उसे भूलना नहीं। देखो कितनी आसानी से आंसर निकलता है। हमें देखिए क्या पूछा गया, आर रिलेटेड टू टी, यानी हमें टी से जाना केवल आर तक। तो जब टी से बढ़ोगे यानी दाई, हमेशा ध्यान रखना बाई ओर बढ़ते हैं, तो ऐसे भी टी से आर की ओर ही जाना है। तो बस हमें इन 3 साइन का संबंध देखना, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, पत्नी। डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है, पिता। पत्नी का पिता क्या होता है, ससुर। और ससुर और मल्टीप्लाई, ससुर की पत्नी, तो ससुर की पत्नी सास। सास और सास का संबंध देखो कहां नजर आ रहा है, पत्नी की मां, यही तो सास बन रही है। हमारा आंसर ऐसे ही आ गया, बिना कुछ मतलब इसका चार्ट बनाए, फैमिली ट्री बनाए। फिर से देखिए, के से जब हम आर की ओर, टी से जब हम आर की ओर आएंगे तो टी की पत्नी, पत्नी के पिता ससुर, और ससुर की पत्नी सास, यानी टी की सास है यार, या सास यानी टी के पत्नी की मां। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है। FEND FEUD, इनमें जो कॉमन है उसको हटा दो। जैसे FED है, ये कॉमन है, हटा दिया। नंबर्स में भी जो कॉमन दिख रहा है हटा दो। देखो जैसे 9 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है 7 कॉमन दिख रहा है। अब देखो n के लिए आ जाएगा 5 और u के लिए आ जाएगा 6। तो आपको u का पूछा है, हमारा आंसर 6 होगा। कितने ही देर का था। अच्छा नेक्स्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोला गया, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव सीरीज, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। यानी सीक्वेंस बनेगा ऐसा कि सिंबल जिसके पहले नंबर हो और बाद में भी नंबर हो, यानी नंबर सिंबल नंबर का सीरीज। जैसे देखो यहाँ नंबर सिंबल नंबर एक बना, ये भी देखो नंबर सिंबल नंबर। अच्छा 4 एंड 3 भी बनेगा नंबर सिंबल नंबर, 3 ओमेगा 9 भी बनेगा नंबर सिंबल नंबर। नंबर सिंबल नहीं बना और नहीं बनेगा, यानी 1 2 3 4 बन रहा है। हमारा आंसर 4 होगा, 4। ठीक है। और आइए इस शिफ्ट का आखिरी प्रश्न, नंबर सीरीज। और मैं आपको बताऊं, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे, जितने भी सेट्स मैंने अभी तक देखे हैं, सीरीज के क्वेश्चन बिल्कुल आसान आए हैं। कोई बहुत ज्यादा टिपिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं देखा गया। जैसे देखो उसमें 361 को 348 बनाने के लिए इससे 13 कम करना है, 48 से 13 कम किया 35, 35 से 13 कम किया 22, 22 से 13 कम किया 9, तो 9 से भी बेटा 13 घटा लीजिए तो 296 आ जाएगा। यानी हाँ, इसका आंसर होगा 296। तो ये थे रेलवे ALP 25 तारीख यानी डे 1 के शिफ्ट 2 के रीजनिंग के सभी 25 प्रश्न और उसके उत्तर। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट शिफ्ट की, यानी शिफ्ट नंबर 3 की 25 तारीख के। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि वहां आपको NTPC या इससे रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन रेलवे और SSC के होंगे उससे रिलेटेड आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर का डेडिकेटेड बैच ऑलवेज नजर आए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।